काशिफ, जितने भी बीजेपी नेताओं को देखोगे ना आप, ज्यादातर वो लोग अटैक कर रहे हैं जेनजी पर। एनआरसी में पाकिस्तानी कह दो, किसान आंदोलन में खालिस्तानी कह दो, इस जेनजी प्रोटेस्ट में इनको गंदी नाली का कीड़ा कह दो, कटर छाप कह दो। मेरे के मुंह पे है ताला, कहेगा किससे तू लाला, रोजगार अपना मिलेगा, शिक्षा में होता घोटाला, सरकारें हैं चोरों के जैसी, सन 57 के गोरों के जैसी, मजे उड़ाती है मेरी कमाई की, कैसी सरकार है जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ, ये तो मीडिया ने मुझसे जोर डाल के लिखवाया। गरीबी की देखो कितनी लंबी कतार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है, रोजगार के वादों का कौन जिम्मेदार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। जब जब मुद्दा गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट हुआ, कोई भी चीज हुई या गवर्नमेंट के खिलाफ जब भी कभी आवाज उठी, वो नाम जात धर्म में दब के रह गया। आसमान बहुत ऊंचा है, लेकिन कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता था। बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत ज्यादा बड़ी पार्टी है, लेकिन कौन कहता घुटनों पर नहीं लगा सकता। जरा जरा से जो बच्चों ने आस्ते आस्ते बाल नरेंद्र करके ले आए ना घुटनों पे। अपनी क्रांतिकारी कविताओं के नाम पर मशहूर मोहम्मद काशिफ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुंसिफ टीवी इंडिया पर। सबसे पहले शुक्रिया। बहुत ज़्यादा तारुफ तो नहीं कराएंगे कि ऑलरेडी आप सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। कैसे शुरू किया शायरी करना और जंतर मंतर का क्या सफ़र रहा? डायरेक्ट हम सवाल कर लेते हैं। शायरी करना तो बहुत पहले शुरू किया था, कोई 1 साल हो गया जब से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी कर ही रहा हूँ लिखने की कोशिश। लाइब्रेरी है छोटी सी जिसमें बैठ के पढ़ता रहता हूँ। अब जब बहुत ज़्यादा चीज़ें अंदर चली जाती हैं तो उनको निकालना ही पड़ता है। तो लिखने की कोशिश की अलग अलग तरह से, कविताएं लिखने की कोशिश की, शायरियाँ लिखने की कोशिश की, आर्टिकल्स लिखने की कोशिश की, बुक्स के ऊपर फीडबैक लिखने की कोशिश की। तो लिख ही रहते हैं। उसके बीच फिर पता चलता है कि नीट का पेपर लीक हो गया। अब जब लीक हो गया तो लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स को देखा, परेशान थे वो। लेकिन उनके सामने अब 2 रास्ते थे कि या तो प्रोटेस्ट में जाएं या रीनीट की तैयारी करें। तो उन्होंने रीनीट की तैयारी करना चुना। लेकिन उनकी जगह किसी को तो जाना चाहिए, कोई तो हो जो जाकर के वहाँ कहे कि जो तुमने किया वो गलत है। जिनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो अभी घर पे पढ़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई लड़ना ज़रूरी है। तो हम जो है प्रोटेस्ट में पहुँचे। प्रोटेस्ट में पहुँचने के बाद वहाँ जा कर के देखा कि किस तरह से मीडिया, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया जो है स्टूडेंट्स को परेशान कर रही है। क्योंकि वहाँ मेनली जो है नीट के स्टूडेंट्स नहीं थे, क्योंकि वो तैयारी कर रहे थे। वो पूछ रहे थे नीट, आप नीट दिया है क्या? और वो इसीलिए पूछ रहे थे क्योंकि उन्हें पता है कि जो नीट का एस्पिरेंट है वो तो तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो भाई तुम क्यों आए हो? वहाँ एसएससी वाले थे, ठीक है, वहाँ यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स थे, वहाँ DSSB के स्टूडेंट्स थे, वहाँ अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स थे, लेकिन नीट के नहीं थे। और प्रोटेस्ट को जो है सिर्फ नीट का प्रोटेस्ट बनाने की कोशिश उनकी चल रही थी। और ये दिखाने की देखो नीट का प्रोटेस्ट है लेकिन इसमें नीट के ही लोग नहीं है। जैसे किसान आंदोलन में से किसानों को हटा के खालिस्तानियों को घुसा दिया जाता है। ये कहते हैं कि भाई ये किसान है ही नहीं। ठीक, हर प्रोटेस्ट में इसी तरह की चीज़ होती है कि जिसका प्रोटेस्ट हो आप उसी को बाहर कर दो, उसी कैटेगरी को आप बाहर कर दो और फिर प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत पुरानी सी चाल थी और स्टूडेंट्स इस चाल को अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से मीडिया भटकाने की कोशिश करती है। तो जब भी मीडिया भटका रही थी तो 2 ही काम स्टूडेंट कर रहे थे, बाहर का रास्ता दिखा रहे थे कि चलिए मीडिया वालों आपको बाहर तक छोड़ के आते हैं। और बड़े सम्मान के साथ उन्हें बाहर तक छोड़ दिया जाता था। लेकिन फिर भी ये सवाल जो है ये खड़ा हुआ था कि नीट के स्टूडेंट कहाँ हैं। तो नीट इकलौता मुद्दा थोड़ी था। नीट बहुत सारी परेशानियों का चेहरा था, लेकिन परेशानियां बहुत सारी थी। पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है रीज़न था, क्योंकि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से थोड़ी लोग वहाँ गए थे, वो एनडीए की वजह से भी गए थे। और मेरे जैसे आदमी तो वहाँ पेट्रोल की वजह से भी गए थे कि भाई पेट्रोल 100 के पार क्यों जा रहा है, चीनी 40 के पार क्यों जा रही है, बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ रही है, लिंचिंग इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, क्राइम इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है। तो बहुत सारे सवाल। तो ये जो कविता आप वहाँ लिख रहे थे, मतलब वहाँ जो पढ़े थे, क्या आपने वहीं लिखा था, इससे पहले आपने लिखा था और पढ़ वहाँ शुरू वहाँ कर दिया? ये तो जो कैसी सरकार है जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ, ये तो मीडिया ने मुझसे जोर डाल के लिखवाया कि भाई वो एक ही मुद्दे को पकड़ रहे हैं कि भाई नीट नीट नीट। भाई नीट के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं। ठीक है कि नीट सबसे बड़ा मुद्दा है मौजूदा वक्त में, लेकिन मान लेते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए तो क्या देश में सब चंगा हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, और ये हमने देखा कि इस्तीफे के बाद भी पेपर लीक नहीं रुक रहे हैं। ठीक, तो झारखंड में अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा है अभी भी, और उसको आगे बढ़ गया प्रोटेस्ट, वो अभी भी झारखंड में। कोई लोग आपसे भी लोग तो ये भी सवाल कर रहे हैं कि आप
जाएंगे झारखंड प्रोटेस्ट करने के लिए? सोशल मीडिया पे हम लोग देख रहे हैं। मुझसे भी हाँ। बहुत सवाल हो रहे हैं जौहर यूनिवर्सिटी के लिए कि भैया आप आ रहे हैं, और मैं जाना भी चाहता था और बहुत ज़रूरी भी था वहाँ जाना, और झारखंड भी जाना चाहिए लोगों को। लेकिन इतना 36-37 दिनों के इतने ज़्यादा प्रेशर के बाद 6 किलो वेट लॉस हो गया और काफ़ी सारी चीज़ें परेशानियाँ, किडनी स्टोन है मुझे, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें रही। उसके बाद फिर जब थ्रेट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि तू तो एक बार बाहर मिल, तेरे को बताते हैं, अभी भी आते हैं डीएम में, अभी कम से कम 2-3 हज़ार गालियाँ तो पड़ी होंगी, कमेंट में हज़ारों गालियाँ। क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं? एक तो बड़ा प्यारा मुझे वो लगा था। अभी किसी मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि वहाँ पे पंचर लगाने वाले थे। हाँ। कि मैं नाम भूल रहा हूँ, विदुड़ी करके नाम। विदुड़ी, अरे वो तो बहुत फेमस है, हमको हमसे अच्छे दोस्त कहते हैं वो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये वहाँ तो पंचर लगाने वाले थे, तो पंचर लगाने वाला क्यों नहीं जाएगा जब अपने एजुकेशन सिस्टम में इतना पंचर कर दिया है कि वो ठीक से चल ही नहीं पा रहा, तो पंचर लगाने वाले वहाँ पहुँचेंगे। तो हम पहुँचे वहाँ, हम वहाँ गए एजुकेशन सिस्टम का पंचर लगाने के लिए थे, लेकिन हमें जाके ये पता चला पंचर को सही करने के लिए, हाँ, पंचर को सही करने के लिए गए थे। तो लेकिन हमें वहाँ जाके पता चला कि सिर्फ पंचर सही कर देने से होगा नहीं, आपने एजुकेशन सिस्टम की पूरी ट्यूब फाड़ दी है, ठीक है, आप पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुके हैं। उसी की वजह, उसी का रीज़न ये है कि पेपर का लीक होना अभी रुक नहीं रहा। काशिफ, जितने भी बीजेपी नेताओं को देखोगे ना आप, ज़्यादातर वो लोग अटैक कर रहे हैं जेनजी पर और इस तरह के तमाम प्रोटेस्ट नाम लेकर कि ये लोग ये नहीं है वो हैं। पुरानी आदत है इनकी, बहुत पुरानी आदत है। एनआरसी में पाकिस्तानी कह दो, किसान आंदोलन में खालिस्तानी कह दो, इस जेंजी प्रोटेस्ट में इनको गंदी नाली का कीड़ा कह दो, गटर छाप कह दो, शक्लें बुरी इनकी बता दो, इनको घर ना संभाल पाने वाली औरतें बता दो। तो ये तो बाबर की विरासत, बाबर की विरासत आपका कल्चर है। वो कहते हैं ना कि वो कितने बदतमीज़ हैं, उनके घर के बड़े देख लो। तो कार्यकर्ताओं को तो क्या ही देखें, उनके घर के बड़े भाई इस कदर गालियां सब वो दे रहे हैं, लेकिन माफ़ी ही पीएम मोदी मांग रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने थोड़ा कमेंट किया। एक तो हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि मैंने आपको माफ़ किया। हमने माफ़ी मांगी कब? माफ़ी वो मांगे जिसने गलत किया हो, हमने गलत किया ही नहीं है। हमारा लोकतांत्रिक अधिकार था कि हम जाकर के इस्तीफा मांगे, हम सड़कें घेर लें, हम सड़कें जाम करते हैं, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार था। हम आपके पास संसद है, हमारे पास सड़कें हैं। और वो कहते हैं ना कि जब जब संसद आवारा हो जाती है, तो जब जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो हमारा काम है जब जब संसद आवारा होगी सड़कों को आबाद करना हमारा काम है। आप तो कहते हैं ना हम आंदोलनजीवी हैं, आप ही तो कहते हैं, लेकिन इस बार मैं शर्ट पहन के गया था, वो कपड़ों से भी पहचानते हैं। तो इस बार अपन कपड़े का बैलेंस बना कर गए थे। इस बार अपन प्रैक्टिस में थे कि बेटा शर्ट पहन के जाना है। लाठी खाने की कला हमने सीख ली थी। तो कितनी लाठी खाए थे? 5-6 तो लगी, 5-6। तो लाठी खाने की कला हमने सीख ली थी, हमको मालूम था लाठी चार्ज होगा। और 20 तारीख को बच्चे को मालूम था कि लाठी चार्ज होगा। पता सबको मालूम था। एक दिन शाम में ही पहले पुलिस वालों ने बता भी दिया कि लाठी चार्ज होगा। और उसके बावजूद इतने ज़्यादा लोग पहुँचे, बल्कि 19 तारीख से ही रील्स आना शुरू हो गई थी इंस्टाग्राम पे। एक लड़की की रील मैंने देखी थी कि जा रही हूँ ना दो के लाठियाँ खाने। तो इस तरह की मतलब लोग मानते थे क्या, ठीक है भाई लाठी क्या ही कर दोगे तुम, जान से थोड़ी मार दोगे, और मार भी दोगे तो फिर जवाबदेही तुम्हारी है, फिर उसके लिए जवाब मांगा जाएगा। जिस दिन लाठी चार्ज हो रही थी तो हम लोग सुबह से, मतलब ये तय था कि लाठी चार्ज होगी, तो हम लोग सुबह से ही पहुँच गए थे। कुछ रिपोर्टर जंतर मंतर तरफ थे, कुछ पार्लियामेंट की तरफ। तो जब जो असल में इस प्रोटेस्ट का मेरा जो आकलन था, एलीट क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास, तीनों कैटेगरी के लोग थे। सब हैं। जब एलीट क्लास के बच्चियों को लाठी पड़ रही थी तो कह रहे एक्सक्यूज मी सर, मुझे मत मारिए। वो भी एक चीज है। तो मैं सोच रहा था मतलब कि यार, मतलब इन लोगों ने सोचा ही नहीं था पुलिस मुझे लाठी मार देगी। पुलिस मेरी है, सरकार मेरी है, मुझे पार्लियामेंट तक क्यों नहीं जाने देंगे। इस बार एक जो भ्रम था ना वो भी टूटेगा। इस बार लोग कम से कम फील कर पाएंगे कि जब छोटे इलाकों में हो रहे प्रोटेस्ट पे जब लाठियां चली जाती हैं, जब उनका दमन होता है तो कैसा महसूस होता है। उनके साथ हमदर्दी पूरी है, उन्होंने भी लाठियां खाई, हमने भी खाई। लेकिन वो होता है ना कि ठीक है भाई, कब तक चूल्हे से ही धुआं। अगर ओपनली कहा जाए तो मतलब
शायद मतलब जो हमारा सेकुलर समाज है, वो समझ लिया था शायद कि ये जो लाठियां हैं, लाठियों के मार खाने के लिए सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी या दलित SC/ST OBC लोग इन्हीं के लिए बनी है। इस बार मैंने एक देखिए, हमने वो नारे भी सुने हैं कि दिल्ली पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, हाँ, लंबे लंबे लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक। तो इस बार इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे वो लोग या उनके बच्चे या उनके भाई बहन या उनके कजन थे जिन्होंने ये नारे दिए थे, जिन्होंने ये नारे दिए थे, और लठ बजे, लंबे लंबे लठ बजे, ठीक। तो जब दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हमको भी लगी, हम तो गए लाठी खाने थे, हमको मालूम था। हम तो पहले दिन जब वहां जाकर के बैठे तो हमको इंतजार था कि दिल्ली पुलिस लाठीचार्ज कब करेगी, मतलब और वो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, क्योंकि पार्लियामेंट तक आपको नहीं पहुंचने दिया जाएगा, किसी सूरत आपको पार्लियामेंट नहीं पहुंचने दिया जाएगा, किसी भी तरह से वो रोके, उनकी ड्यूटी है आपको। उम्मीद थी मतलब कि जैसे प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद ये उम्मीद थी कि धर्मेंद्र प्रधान इतना जल्दी इस्तीफा दे देंगे। हाँ, जल्दी तो दिया, क्योंकि वो जल्दी किस लिए दिया, क्योंकि वो क्लेम करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, ठीक। और दूसरा क्लेम वो ये करते हैं कि अपने यहाँ कल्चर ही नहीं है। ये बड़े बड़े बोल थे, जो एक ईगो जो था प्रधानमंत्री जी का, या फिर एक ईगो जो था पूरे बीजेपी का, पूरे IT सेल का, पूरे RSS का, उस पर बहुत तगड़ी चोट हुई है। मतलब अगर ये इस्तीफा 10 दिन और नहीं आता तो एक इस्तीफे में तो लोग घर नहीं जाते। और अगर दोबारा लाठीचार्ज हो जाती तो लाठीचार्ज अलग अलग मोर्चों पे तो पुलिस वाले करते रहे, थोड़ी थोड़ी कर रहे थे, लेकिन अगर और ज्यादा जैसा लाठीचार्ज अगर 20 तारीख में हुआ, अगर ऐसा एक लाठीचार्ज और हो जाता, अगर पुलिस या जो हमारा कानून के रखवाले हैं वो अगर एक गलती और कर लेते इस तरह की, तो सिर्फ सेंट्रल दिल्ली में पूरी दिल्ली जाम हो सकती थी, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग आने वाले थे। और सैटरडे संडे अगर एक वीकेंड और मिल जाता, सिर्फ एक वीकेंड, मतलब मेरे पास हजारों मैसेज ऐसे हैं कि मैं तो सैटरडे आने वाला था, मैं तो संडे आने वाला था, ठीक, लेकिन उससे पहले ये हो गया, इस्तीफा हो गया उससे पहले। तो कुछ दिन और अगर उनका ईगो अपनी जगह पे रहता तो फिर ईगो पे और ज़्यादा चोट पड़ती, और उन्हें ये दिख गया था कि भाई अब अगर एक इस्तीफा नहीं दिया तो फिर इस्तीफे और देने पड़ेंगे, और बड़े इस्तीफे देने पड़ेंगे, क्योंकि बात बढ़ गई थी। 20 तारीख को ये जिस दिन सोनम वांगचुक सर को किडनैपिंग ही थी, वो खुली दिन दहाड़े किडनैपिंग थी। जिस दिन सोनम सर को किडनैप करा, उस दिन अभिजीत दीपके का सबसे अच्छा स्टेप जो मुझे लगा वो ये था कि अब हमको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, अब हमको प्रधानमंत्री। तो ये कॉल देना बहुत बड़ी बात है, और पब्लिक ने इससे एग्री किया, कनेक्ट हो कॉल थी अभिजीत दीपके, लेकिन पब्लिक ने कनेक्ट किया कि हाँ अब हमको प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। और उस कॉल पे जो भीड़ बढ़ी, ठीक, वो जो एकदम से जन सैलाब आया कि भाई सड़कों पे पैर रखने की जगह नहीं है। और सेम उसी टाइम पे राहुल गांधी प्रधानमंत्री का घर का घेराव कर लेते हैं और कहते हैं कायर जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, प्रधानमंत्री घर के अंदर है। तो एक जो एक तो भ्रम था कि बीजेपी से सब डर रहे हैं, अमित शाह हैं, PM मोदी हैं, कर देंगे, तो राहुल गांधी मेरे ख्याल से वहां जा करके इस भ्रम को तोड़ दिया, कुछ नहीं है, सिर्फ गुब्बारा। वो कहते भी हैं कि सिर्फ गुब्बारा फुला के मीडिया ने रखा है, हकीकत कुछ नहीं है, सब डरते हैं। तो वही चीज है कि भाई आसमान बहुत ऊंचा है, लेकिन कौन कहता आसमान में छेद नहीं हो सकता था। बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत ज्यादा बड़ी पार्टी है, लेकिन कौन कहता घुटनों पे नहीं लगा जा सकता। जरा से तो बच्चों ने हंसते हंसते बाल नरेंद्र करके ले आए ना घुटनों पे। तो उसमें आप भी थे बाल नरेंद्र वाले में। उसमें हमारी एक दोस्त है मलिहा, उन्होंने ये नारा लगाया था, मलिहा सखी के 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र बाल नरेंद्र। अब उनको इन नारों से बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर उन नारों से प्रॉब्लम क्यों नहीं है कि जामिया के गद्दारों को गोली मारे? भाई आप ही लगा रहे हो ना, विधायक बन जा रहे हैं। और इस मंत्री हैं, मैंने उस वीडियो के कमेंट्स पढ़े, तो उसमें कमेंट्स इस तरह के भी थे कि भाई मानसिकता देखिए इन लोगों की कि इस रील पे 50,000 लाइक है, इस रील पे 1 लाख लाइक है, इन 1 लाख लोगों की मानसिकता देखिए। अरे मानसिकता आप उनके देखिए जिसने ये नारा लगाया कि भाई देश के गद्दारों को गोली मार, और ये जामिया देश के गद्दारों को टारगेट कर रहे थे, ठीक। लेकिन आप नारा लगा रहे हैं जामिया के गद्दारों को, JNU के गद्दारों को, DU के गद्दारों को टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे हैं, और वो इंसान विधायक बन रहे हैं, मंत्रालय मिल रहे हैं, MP बन रहे हैं वो लोग,
तो ये तो सोचने वाली बात है ना। प्रधानमंत्री हेलो फ्रेंड्स कह करके ये कह देते कि मुझे बहुत हर्ट हुआ कि हमारे समाज में बेटियां गालियां दे रही हैं, बेटियों के नाम पे गालियां दी जा रही हैं, आपको तब नहीं कल्चरल डैमेज दिख रहा है। आगे अगर उनकी स्पीच देखे पीएम मोदी की, सोनिया गांधी के लिए क्या कहा है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, हाँ, और ये सारी चीजें आप मतलब कांग्रेस की विधवा, कांग्रेस की विधवा, तो ये चीजें तो हमने देखी ना, हम लोगों ने सुनी और खुद प्रधानमंत्री के मुंह से सुनी। और ये तो चलिए ठीक है, अब पुराने बहुत बयानात हो जाते हैं, मंच पे खड़े होकर के कह देते हैं कपड़ों से पहचान लेंगे। किसको पहचान रहे हैं आप, किसको पहचान रहे हैं? क्या हुलिया क्या है आपके जहन में ये कहते वक्त? क्योंकि अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ तो मेरे माइंड में एक इमेज होगी, और ह्यूमन नेचर यही है, इसी तरह से काम करते हैं कि अगर आदमी बात कर रहा है किसी चीज़ के बारे में, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ट्रम्प के बारे में बात करूँ तो ट्रम्प का फोटो माइंड में आ जाता है, ठीक। तो जब आप कह रहे हैं कि कपड़ों से पहचान लेंगे, तो सर आप क्लियर करें कि आपके जहन में कौन से कपड़े आ रहे हैं, आप कौन से कपड़ों का जिक्र, किसको टारगेट कर रहे हैं, क्या हुलिया आपके जहन में वो बन रहा है, किस तरह से पहचानेंगे आप? और कपड़ों पे निकलते निकलते अब बात इतनी हो गई, चलते चलते कि कभी उनको हिजाब से मसला है, कभी उनको बुर्के से मसला है, और अब तो यहाँ तक हो गई, चलिए ठीक है आपको एक कम्युनिटी से था, अभी दिल्ली के कॉलेजेस में ये चल रहा है कि भाई छोटे कपड़े भी नहीं पहने। हाँ, तो स्टेफन कॉलेज से ये चीज़ निकली, तो उस पर भी लिखा है जल्दी ही मिलेगा आपको सर, और कहने वाले हैं तो कि भाई छोटे कपड़े क्यों पहनेंगे। एक तो ये भाई कौन सा इंची टेप आप गार्ड को देने वाले हैं कि इससे छोटा कपड़ा हो तो अंदर मत भेजना, क्या किस तरह से आप लेकर के चलना चाह रहे हैं? तो ये भी एक चीज़ है, बेटियां गाली दे रही है, हर्ट हो रहा है, बेटियों के नाम पे सालों से गाली दी जा रही है। आपके पैनलिस्ट नेशनल टेलीविजन पे बैठ करके गंदी गंदी गालियां देते हैं, और मिलियंस में व्यूज उस पे आते हैं, उस पे टीआरपी आती है, और आप ही का एडवर्टाइजमेंट उस पे चलता है। और आरएसएस बजरंग दल के लोग तो अपनी वीडियो शुरू ही करते हैं माँ बहन की गालियों से। मेरे डीएम में बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने धर्म रक्षा सर्वोपरि टाइप बायो लिखे हुए हैं, और लेकिन गाली दे, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, मुझे आकर के कमेंट्स में माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, और उसमें कमेंट डीएम में आकर के माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। और एक तो कि भाई तू 4 दिन बाद मिल, तेरे को बताते हैं, और वो इत्तेफाक से मैंने देख लिया डीएम कि तो 4 दिन बाद मिल, तेरे को बताते हैं, आज 5वां दिन है। ऐसे ही है। ये भी चीजें हैं, मतलब क्या चल क्या रहा है। और सवाल क्या हमारे गलत थे, सवाल एकदम सही थे। ठीक है, हमारी 40 डिमांडें थी, मेरी 40 थी इंडिविजुअली, अच्छा, मेरी अकेले की 40 डिमांड थी। स्टेज से 3 डिमांड थी कि भाई किसी पे केस ना हो, और 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। स्टूडेंट्स की ज़्यादा थी, एनईपी का उनका मुद्दा था, एक एनटीए का उनका मुद्दा था, बजट पे जो खर्चा हो, शिक्षा पे जो खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो, इस तरह के नारे वहाँ चल रहे थे। तो ये सिर्फ नारे नहीं थे, ये डिमांड्स थी। तो अपनी मेरी टोटल 40 थी। मेरे तो भाई रेप भी डिमांड है, सबका मुद्दा होना चाहिए ना। ये तो इसमें तो रेप हो रहा है, इसमें तो आरएसएस वालों को भी आकर के होना चाहिए। लेकिन आरएसएस वाले मार रहे थे जंतर मंतर पर लोगों को, छात्रों को हमला कर रहे थे, मारा जा रहा था। बिल्कुल मेरे खिलाफ बहुत सारी वीडियोस बना करके लोगों ने डाली के तो बाहर मिल, तेरे को बताते हैं ये वो। और प्रॉब्लम पता है कहाँ हो जाती है, रेप के खिलाफ वो लोग रैली कैसे निकाल सकते हैं जो रेपिस्टों को विधायक और ये सारी चीज़ बनाने का काम करते हैं। पूरी मशीनरी उनके पीछे लगी हुई है, उनके लिए रैलियाँ, उनके समर्थन में तो रैली निकाली जा सकती है, उनके विरोध में नहीं निकाली जा सकती है। तो आप देश पे कब्जा करना चाह रहे हैं, टेक्निकली उस विचारधारा को खत्म करना चाह रहे हैं जिसमें सब आते हैं, ठीक है, उस ख्वाब को तोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन चकनाचूर हुआ इस प्रोटेस्ट, बहुत तगड़ा डैमेज इस बार हुआ। वो जो बहुत बड़ा सा ईगो था, बहुत बड़ी मशीनरी थी कि आप जाइए और आप उस पार्टी में जाइए, आप धुल जाएंगे, नहीं धुल पाएंगे, अब नहीं धुल पाएंगे। आप उधर से भी इस्तीफे होते हैं, ठीक है। आप पार्टी चेंज किस लिए करते थे? ईडी सीबीआई और ये इमेज को खतरा हो जाएगा, उधर जाएंगे तो धुल जाएंगे मशीन में। उस मशीन को चक्का जाम कर दिया है, उस मशीन का वो पहिया घूमते हैं, पहिए को चक्का कहते हैं, पहिए को चक्का कहते हैं। तो ये वरना इस कमेंट्स के नीचे भी आ जाएंगे चक्के। काशिफ, जो आपकी कविताएं वायरल हुई हैं, हम चाहेंगे जो हमारे सामाईन को, नाजरीन को और जो व्यूवर्स हैं उनको आप सुनाइए। बिल्कुल।
तो लिखा तो बहुत सारा था, लेकिन कैसी सरकार है इस हद तक वायरल हुआ कि लोगों ने एक जो आपने अभी कहा था, मतलब बहुत आपसे दफा- किसी ने पूछा नाम क्या है तो आपने क्या कहा था? इसको बोल दो ऐसे, हमें भी सुनना है, क्या था? मैं ये पढ़ ही देता हूँ हाँ, पूरा। पढ़ दो। आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा रहता है, और मैं जब गया तो मैंने शुरुआती 10 दिन तक तो किसी को नाम ही नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। भाई मेरी बात नाम ही नहीं पता। हाँ, ये बात सही है, मेरी बात आपसे लोग सुन पूछते लो, थे, हाँ सही मेरी है। बात सुन लो, मेरी बात से तुम सहमत असहमत जो ठीक लगे ठीक है, मैं नाम बताऊंगा तुम आइडेंटिटी पे जाओगे, ठीक है। और नाम में फिर धर्म ढूंढोगे, जात ढूंढोगे, और मुद्दा इन सब में भटक जाता है। जब जब मुद्दा गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट हुआ, कोई भी चीज़ हुई, या गवर्नमेंट के खिलाफ जब भी कभी आवाज़ उठी, वो नाम जात धर्म में दब के रह गया। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि सभी धर्मों के खिलाफ आपने काम कर दिया था। मुसलमान, SC/ST, आपने OBC ब्राह्मण नहीं छोड़ा, आपने दलित नहीं छोड़ा, आपने सैयद नहीं छोड़ा, आपने सेफी नहीं छोड़ा, आपने कोई नहीं छोड़ा, तो सब आ गए। वहाँ सेफी था, वहाँ सैयद था, वहाँ ब्राह्मण था, वहाँ दलित था, वहाँ इवन भाजपा के मेरे विधानसभा से जो भाजपा के लिए काम करते हैं वो लोग भी थे, वो भी थे, वो कैमरे से बच्चे बच्चे घूम रहे थे। तो आपके कार्यकर्ता, एक बयान आया था वो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि इनको तो हमारे कार्यकर्ता सबक सिखाएंगे। कहाँ से सबक सिखाएंगे सर? कार्यकर्ता खुद प्रोटेस्ट में है, खुद वहां आकर के इनकलाब जिंदाबाद कह रहे हैं, तो कब तक वो सबक सिखाएंगे? तो नाम अक्सर लोग पूछते थे कि नाम क्या है, नाम क्या है। तब मैंने नाम बताने की जगह ये लिखना सही समझा था, वहीं लिखी थी ये कि मैं नाथ नज़म भी पढ़ता हूँ और जन गण मन भी गाता हूँ, मैं नाथ नज़म भी पढ़ता हूँ और जन गण मन भी गाता हूँ, मैं सर पर टोपी रखता हूँ और तिरंगे को भी चाहता हूँ, मुझसे ज़्यादा तुमको मोहब्बत कहते हो इस देश से है, मरकर भी मैं इसी वतन की खाक में मिल जाता हूँ। और अपने वतन के खातिर हमने कितने तुमको नाम दिए, अपने वतन के खातिर हमने कितने तुमको नाम दिए, हमीद दिए, कलाम दिए और अशफाक उल्लाह खान दिए, जफ़र दिए, गफ्फार दिए और टीपू सुल्तान दिए, जौहर दिए, मोहानी दिए और पीर अली खान दिए। मेरी हर कोशिश के बदले तुमने मगर इल्ज़ाम दिए, मेरी हर कोशिश के बदले तुमने मगर इल्ज़ाम दिए, वतन की खातिर हमने फिर भी अब्दुल कलाम दिए। और तुमसे ज़्यादा मुझको नफ़रत सत्ता के ठेकेदारों से, तुमसे ज़्यादा मुझको नफ़रत सत्ता के ठेकेदारों से, होगी नहीं पर मुझको मोहब्बत गांधी के हथियारों से। तो अपने स्टैंड क्लियर हैं। अगर आप गांधी की समाधि पे सिर्फ झुक के फूल चढ़ाते हैं और मन में गोड से है, आप हमारे दोस्त नहीं हैं। नहीं हो सकते। कोई कितना भी सामने से कहता रहे कि वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स, नो वी आर नॉट, हम नहीं हैं, हम नहीं हैं दोस्त। बल्कि अब एक चीज़ ये भी है कि अगर आप छात्रों के साथ नहीं हैं, अगर जो छात्र अपने हिस्से की बात उठाते हुए, अपने कॉलेज के इशू उठाते हुए, या जो पत्रकार अपनी सिर्फ पत्रकारिता करने की वजह से जेल में है, अगर आप उन लोगों के साथ नहीं, हम दोस्त नहीं। और जो इन सबको पकड़ के डालने का काम कर रहे हैं, उनके दोस्त कैसे हो जाएंगे? कोई और अच्छी शायरी? हम दोस्त नहीं हैं। तो शायरी तो यही कविता ही आपकी क्रांतिकारी कविता। एक ये था उन लोगों के लिए जो पत्रकारिता अपनी आवाज़ उठाते हुए पत्रकारिता कर रहे थे, लेकिन उठा के जेलों में डाल दिए गए। बहुत सारे नाम हैं, कश्मीर से लेकर केरल तक बहुत सारे नाम हैं, ठीक। और वो स्टूडेंट जो हाथ में संविधान रखने की बात करते थे और प्यार मोहब्बत की बात करते थे, लेकिन जेलों में हैं, ठीक। जो अपने हक की आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनका नाम मैच नहीं खा रहा था, ठीक। मुस्लिम कम्युनिटी से आते थे, हम क्या मुस्लिम्स थे, ओपनली मुस्लिम्स थे। मतलब आइडेंटिटी क्या है? तो आप तो पहचान रहे हैं, आप तो क्लेम कर रहे हैं कि मैं कपड़ों से पहचानता हूँ, तो वो मैं ही क्यों छुपाऊँ, मैं बता रहा हूँ कि वो मुस्लिम्स थे, ठीक। और सिर्फ मुस्लिम्स नहीं, जिन्होंने उनका साथ दिया, उन्होंने उनको भी मुस्लिम माना और उठाया और चलिए अंदर। तो उनके लिए एक लिखे थे कि माना पंछी जख्मी है, माना पंछी जख्मी, माना पंछी जख्मी है, पिंजरे में कैद हैं जालिम के, लेकिन उम्मीदें बाकी हैं, जिंदा हैं अभी। और जंग चलेगी सैयदी का तख्त गिरा देने तक ये, अशफाक बिस्मिल मरे नहीं है, जिंदा हैं अभी। वो जालिम ये चाहता है तुम हंसकर सब कुछ सह जाओ, वो जालिम ये चाहता है तुम हंसकर सब कुछ सह जाओ, सत्ता से लोहा लेने वाले मरे नहीं है, जिंदा हैं अभी। और मौत का वो डर दिखाकर मुझको दबाना चाहता है, मौत का वो डर दिखाकर मुझको दबाना चाहता है, तो सुन ले काशिफ मरा नहीं है, वाह वाह क्या जिंदा है। तो जब तक जिंदा है, जब तक बोलते रहेंगे, क्योंकि
मर जाने वाले लोग नहीं बोलते हैं, जो मर चुके वो नहीं बोल पाते। आप उनसे कितनी कोशिश कर लो, किसी चीज़ का वास्ता दे लो, वो नहीं बोलेंगे। आपके मौत से जिंदा- पहले बोल लीजिए। हाँ, आपके जिंदा होने की पहचान ये है कि आप कि बोल आप रहे बोल हैं। रहे हैं। सही, तो ये एक बहुत अच्छी है। चीज़ है। काशिफ घर कहाँ है, रहने वाले कहाँ से हैं? मुस्तफ़ाबाद अब दिल्ली में? डिस्क्लोज किया जा सकता है। हाँ, मैं अब तक नहीं बताता था, ये अब बता रहा हूँ मैं कि नहीं, ये मैं अच्छा है। मुस्तफ़ाबाद से हूँ। मुस्तफाबाद ठीक है, ये। हाँ, वही मुस्तफ़ाबाद जहाँ पे दमन हुआ सत्ता की तरफ से, हाँ, वही 2020 मुस्तफ़ाबाद, में। बिल्कुल ठीक, वही मुस्तफ़ाबाद जहाँ से बहुत सारे नौजवानों को उठाकर जेलों में डाल दिया गया, उसी मुस्तफ़ाबाद से आपको भी है। डर लगता है इन सब के बाद? देखिए, कोशिश उनकी पूरी है डराने की, सत्ता की तरफ से कोशिश हमेशा होती है डराने की, बहुत कोशिश होती है। अभी भी दिल्ली पुलिस ने कोई कसर छोड़ी नहीं। जुनेद भाई हो या फिर जुनेद के भाई के जैसा दिखने वाला कोई भी है, या उनके नाम के जैसा कोई भी हो, तो मेरा नाम मैच होता है, या आसपास- मोहम्मद जुनेद मोहम्मद काशिफ, या उसके आसपास Clearly इलाकों के रहने कहा जा वाले सकता हों। है, या उसके आसपास इलाकों के रहने वाले हो, या वो हो जो उनको सही समझते हो, उन सभी को पुलिस ने परेशान किया, ये खुली बात है। ठीक है, हरेसमेंट पुलिस की तरफ से हुई, इस्तीफे के बाद भी। बहुत ज्यादा हुई। हाँ, बहुत तो ज्यादा। उनका मकसद क्या था? उठा के जेल में डाल देना? नहीं, उनका मकसद सिर्फ डराना था कि आपको इतना डराया जा सके कि आप दोबारा आवाज ना उठाएं, क्योंकि वो तो करेंगे ना, वो तो संसद को आवारगी की तरफ ले जाएंगे। सही। हाँ, वो आपको लेकिन इतना डराना चाहते हैं कि दोबारा सड़कों पे मत आइएगा। लेकिन आप डरेंगे नहीं, हाँ, सड़कों लेकिन पर आएंगे। आप ये कर सकते हैं कि आप सड़कें बनाए ना, ठीक है, हम कच्चे रास्तों पे आ जाएंगे। हमारा काम है आना। हमारा काम है आना, क्योंकि जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक आप आवारा रहेंगे। और आपको आवारगी से बचाने के लिए थोड़ी पार्लियामेंट भेजा था सर, आपको आवारगी करने के लिए नहीं भेजा था, सही आपको बात। भेजा था काम करने के लिए। काम करने। ठीक है, उल्टे सीधे बयान देने के लिए नहीं भेजा था कि इनकी शक्लें गंदी हैं और ये घर नहीं संभाल पाएंगी। ठीक है, आतंकी, कटमुल्ले, ये मुल्ले, सब कहने के लिए नहीं ये भेजा था। पार्लियामेंट में चल रहा है। ठीक है, तो बोलते वो पूछ रहे थे कि कहाँ, कमेंट सेक्शन में देख रहा था उस वीडियो के जिसमें गाली का समर्थन नहीं करते हैं, गाली नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन किसी को भी नहीं दी जानी चाहिए। आइडेंटिटी के बेस पे गाली नहीं दी जानी चाहिए। अगर किसी को आप पंचर वाला कह रहे हैं, गाली ही है, पूरे समाज को गाली है। गाली है। आप एक IITian को गाली, पंचर वाला बता रहे हैं, पंचर वाला होना क्या बुरी गलत बात नहीं है? है, तो वो हर समाज आप में देखिए है, ना, वो हर समाज में आप देखिए कि कितने बारीकी से पूरा IT सेल काम कर रहा है कि एक जब आदमी कहे, किसी के सामने कहिए कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि चाय वाला प्रधानमंत्री, ठीक है, वो खुद को चाय वाला क्लेम करते हैं, किया उन्होंने, मैं कोई हवाई इमोशनली कनेक्ट किया, इमोशनली कनेक्ट कर लिया उस चीज से कि चाय वाले हैं हम, हमने चाय बेची है, हमने ये किया, हमने भिक्षा मांगी, ये सारी चीजें। तो अब वो क्लेम कर रहे हैं, ठीक, लेकिन कितनी खूबसूरती से बीजेपी IT सेल काम कर रहा है कि चाय वाला होना एकदम बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, इमोशनल जोड़ दिया। काम कोई सा बुरा नहीं है, चाय बनाना खराब नहीं है, पिंचर बनाना खराब नहीं है, ठीक, लेकिन एक को इतना डिफेम कर दिया है कि उसको अगर सुनो तो बुरा लगने लगता है, उसको सुनो तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार, मतलब गाली टाइप वो लगता है। ठीक है, लेकिन कितनी बारीकी से काम कर रहा है वो, तो इन बारीकियों को समझने की जरूरत है। मोरल डाउन करना है जैसे टाइप है। अभी मैं आपको कहूँ, कोई कहे कि वो चाय वाले, तो वो मुस्कुरा के बोलेगा कि अरे तो क्या हुआ, प्रधानमंत्री भी तो है। ठीक है, अभी आप कहें कि क्योंकि आप आइडेंटिटी से आपने उसको जोड़ दिया, आपने एक तरफ एक धर्म को उससे जोड़ दिया, एकदम क्लियर कहने की चीजें हैं कि आपने धर्म को जोड़ दिया उसके साथ, कि पंचर बनाने वाले, कि मुस्लिम जो है वो पंचर बनाते हैं। ये साइकोलॉजिकल वार है एक तरह से। ये साइकोलॉजिकल वार है। तो इसके लिए हमको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि वो काम कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल। काशिफ, आपसे जानना चाहेंगे, पढ़ाई कितना की हो, समाज, चूंकि आप निकल कर आए हो समाज से, काफी मेहनत करे थे, इससे पहले भी आप NGO चला रहे थे, जैसा हमने वीडियो में देखा, आपसे जानकारी ली, तो अभी क्या करते हो और फ्यूचर क्या प्लान है? अभी तो माशाल्लाह एक तरह से कहें कि सोशल मीडिया के हीरो बन गए हो। देखिए आगे क्या इरादा है, और वो यूथ जो आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके तेवर को सुनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए देखिए, सबसे पहले तो ये कि हीरो जिस दिन हम खुद को समझेंगे उस दिन बोलना बंद कर देंगे। हीरो का तो काम ही है। बहुत कम हीरो ऐसे होते हैं जो असल में हीरो कहलाते हैं। सोनम वांगचुक सर हीरो थे, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए लद्दाख से यहाँ करके हंगर स्ट्राइक करना हीरो होना है। वो लोग, वो स्टूडेंट्स जो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ते लड़ते जेल चले गए, वो लोग यकीनन हीरो हैं। और वो
छात्र जो आपके लिए लाठियां खा रहा है सड़कों पे, ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पहुंच पाए, किसी वजह से नहीं पहुंच पाए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहुंचने नहीं दिया गया उनके पेरेंट्स की वजह से। बहुत सारे स्टूडेंट इस के नीचे कमेंट्स में आप देखना आएगा कि मैं भी आना चाहता था, लेकिन पेरेंट्स का थोड़ा सा इश्यू था, प्रेशर रहा, पेरेंट्स का प्रेशर, बहुत सारे लोग मास्क लगा कर आए थे। हाँ, पूछे नाम क्या है, कहाँ से हो, ये मत पूछो, मैं प्रोटेस्ट में आया हूँ, बस इतना पूछो। और वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने खुल के क्लेम भी किया कि भाई मेरे पापा तो बीजेपी से हैं, बीजेपी में है, कार्य करते हैं, ठीक, लेकिन स्टूडेंट्स इसको, ये प्रोटेस्ट इतना खूबसूरत था, मैंने अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत और इतिहास में पढ़ा है। बिल्कुल, आप देखना ये हिस्टोरिकल प्रोटेस्ट था, दर्ज होगा, बिल्कुल ये होगा। अगर ये दर्ज नहीं होगा तो फिर आप क्या दर्ज करेंगे? मतलब हमने देखा, मतलब एक तरफ मोहम्मद जुनैद जो खाना खिला रहे हैं, दूसरी तरफ शर्मा जी हैं जो डॉक्टर बनकर बैठे हैं, डॉक्टर मतलब लोगों को दवाइयां दे रहे हैं, तीसरी तरफ उपाध्याय को देख रहे हैं, वो पानी पिला रहे हैं, सिख समुदाय को देख रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं पुलिस वालों से, वो सारी चीजें, और उधर देख रहे हैं स्टेज पर भी सभी थे। और कांग्रेस जनता पार्टी ने ऐसा बैलेंस बनाया था, मुसलमान को प्रवक्ता बनाया और सबको। हाँ, एक चीज थोड़ा रहा कि मतलब किसी लीडर को, मुस्लिम लड़कों में से किसी एक को लीडर नहीं बनाया, लीडर के तौर पर स्टेज पे नहीं बैठाया यहाँ, तो इसकी एक शिकायत है फिलहाल। नहीं, देखिए, अब स्टेज पे हक नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये एक अलग सवाल है, लेकिन क्या मुस्लिम्स के लिए, हर तबके के लिए, तो हर तबके, मुस्लिम जात धर्म हर तबके के लिए खड़े नहीं थे? जब मुझे परेशान किया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से, मैंने सिर्फ एक मैसेज किया था अभिजीत दीपे को, सिर्फ एक, कि भाई पुलिस परेशान कर रही है। उसके बाद उन्होंने मेरे लिए ट्वीट्स भी किए, वीडियो में मेंशन किया, और पर्सनली हम लोगों की बात हुई। अब कितना कर सकता है एक आदमी? हाँ, मतलब जो भी खुद ही जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन्होंने की। तो जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो मुस्लिम छात्र हैं, जो पढ़ते नहीं हैं, जो मतलब सिगरेट या आप ये कहें चाय की दुकानों पर 12-12 बजे 2-2 बजे तक बैठते हैं, कोई फ्यूचर प्लान है ही नहीं। अगर उनके बारे में कुछ कहो, उनसे कुछ कहो, कुछ कर लेने के लिए, अरे जाओ यार, बहुत देख लिए। यहाँ तक कि अगर आप इंग्लिश ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, ये देखो इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं, मतलब उस चीज़ को इतना घटिया तरीके से पेश करते हैं, जो पढ़ने जा रहा है वो भी मायूस हो जाता है। तो इन सारे मुद्दों पर आप चूंकि निकल कर आए हो भाई, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपसे काम लेगा, लेकिन इन सारी चीज़ों पर कैसी नज़र है, और क्या कहना चाहोगे जो सिगरेट और चाय के सुट्टों पर पूरी रात गुजार दे रहे हैं? मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि आपका ये जो सवाल है, कोई भी मुझसे उतने अच्छे से ये सवाल नहीं कर सकता जितने अच्छे से मैंने इस सवाल को अपने इलाके में जिया है, ठीक है? मैं मेरे खानदान का पहला लड़का हूँ जिसने कॉलेज में कदम रखा, बाकी 12th 8th 5th मतलब दैट्स इट, और उसके बाद काम, ठीक। हमारी बहन पहली लड़की हैं जिन्होंने कॉलेज में कदम रखा, मुस्तफ़ाबाद दिल्ली में रहते हुए, खानदान की हमारी, ठीक। तो शिक्षा की कमी तो हम अपने घर में रह करके उसको नहीं मिटा पा रहे, क्योंकि एक बहुत बड़ा अब देखो ना, हमारे इलाकों में आज तक ये बात चलते करे मुस्लिम्स को नौकरी नहीं मिलेगी, ये संविधान में लिखा। किसी ने दिमाग में डाली ये बात? इतना बड़ा झूठ किसने दिमाग में डाला, ठीक, कि संविधान में लिखा है, और संविधान में लिखा है कि भाई मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, संविधान में ये लिखा है। सब भाई पढ़ा आपने कभी? पहले पढ़ा नहीं, दूसरा जिसने ये भी किया, जिसने ये किया है, झूठ फैलाया है, वो जानबूझकर एक भ्रम फैलाने की कोशिश है कि तुम सोचो ही ना पढ़ाई के बारे में, तुम सोचो ही ना कि पढ़ना है, तुम सोचो ही ना प्रधानमंत्री बन जाओगे, तुम बड़ा ख्वाब ही ना देख पाओ। एक तरह से ये वो हमको हमारे कानों में ये चीज डाल के बार बार हमको सुना करके हमको इस चीज पे यकीन दिला दिया। एक तरह से ये भी साइकोलॉजिकल वार ही। बिल्कुल, आप जब भी देखेंगे, मतलब ये कोई छोटा रीजन, छोटी मोटी झगड़ा थोड़ी हो सकता है कि 75 सालों में मुस्लिम आज भी एजुकेशन के मामले में इतना पीछे, और गलती से थोड़ी हो सकता है। सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आजाद रहे हों, ये गलती से थोड़ी हो सकता है कि 75 साल देश को आजाद हुए हो गए और मुस्लिम सबसे पीछे है, ये गलती से नहीं हो सकता। ये प्री प्लान है, ठीक। और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, जिन से उनको लगता है कि ये लोग सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, या ये लोग अगर पढ़ गए तो असल सवाल कर सकते हैं, उनको प्री प्लान पीछे रखा गया। और आप देखिए ना, जिन लोगों ने पढ़ा, जिन लोगों ने सवाल करना सीख लिया, उन्होंने सवाल करा, और वो कहाँ है? सलाखों के पीछे। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगला वो छात्र
जो कल को जेल चला जाएगा। हर माँ ऐसा बच्चा बनने से कि उसका बेटा ऐसा बने, हर माँ डरती है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे युवा उनको मानते हैं कि वो अपने लिए जेल में नहीं गए हैं, वो हमारे लिए गए हैं, तो हमारे लिए काम है जब तक वो जेल में, उनके लिए हम लड़ते रहें। और जब हम जेल जाएं तो यकीनन हमारे लिए कोई खड़ा होगा, तो जेल जाने से तो डरते नहीं। हम मतलब हमें लोग जब बात करते हैं, हम में से कोई खुलकर सरकार की आलोचना करता है, साफ तौर पर कमेंट आते हैं, पर्सनली फ़ोन करके कहते हैं कि तुमको भी शर्जील इमाम बनना है क्या, तुमको भी उमर खालिद बनना है। आप पढ़िए उनको, कौन थे वो, आप उनको सुनिए, क्या गलत कहा उमर खालिद ने, क्या गलत क्या कहा, क्या किस लिए उसको इतने वक्त से जेल में रखा हुआ है। नहीं, वो कि मनोबल तोड़ना चाहते हैं। और अब कैसे मनोबल आप उनका तोड़ेंगे कि जिनके जो स्टूडेंट्स साथ में पढ़े, जो स्टूडेंट साथ में रहे, आप कैसे उनका मनोबल तोड़ेंगे कि जब वो दोबारा आपसे लड़ने आते हैं तो वो रोते नहीं है, वो लाठियां खाते हैं और मुस्कुराते हैं। आप उन लोगों का जिनका जिक्र कर रहे हैं, जब वो जेल से निकले, आप मुझे उनके चेहरे पे उदासी दिखा दीजिए, कैसे मनोबल तोड़ेंगे भाई, कैसे तोड़ेंगे। तो जो चाय और सुट्टेबाजी, गपशप 2 बजे तक 3 बजे तक हो रही है, आप तो जी कर आए हो, आप प्रोटेस्ट में हो, इतनी सारी चीज़ों को आपने देख लिया है, उन लड़कों से क्या कहना चाहोगे कि नस्ल को, ठीक है तुम नहीं पढ़ पाए, क्या अपनी नस्लों को पढ़ाओगे। देखिए यूथ इसमें फिर भी बहुत समझ रहा है, जो समझ रहा है, हाँ, जो नए लड़के हैं वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि भाई ठीक है, हम अगर नहीं पढ़े लेकिन बच्चों को तो पढ़ाएंगे ना, ठीक है। हमारी अगर इंग्लिश बोलने पे, मेरे जैसे छोटे इलाके से आने वाले लड़के की अगर इंग्लिश बोलने पे मजाक बनती है, तो कम से कम बच्चों की तो ना बने, ठीक। लेकिन वो कैसे सही होगा जब हमारे घरों के आसपास वो एजुकेशन का माहौल होगा। एजुकेशन का माहौल गवर्नमेंट का काम है देना, अच्छे स्कूल देना, अच्छी एमसीडी का काम, अच्छे वो सारे काम जो है वो गवर्नमेंट के हैं, वो सुविधाएं देना, सड़कें अच्छी रखना, ठीक है। अब हमारे विधानसभा में पूरी 70 विधानसभा हैं दिल्ली में, सीधा सवाल केजरीवाल से हमने किया, सीधा सवाल, ठीक है। 70 विधानसभाएं हैं दिल्ली में, 70 में से काम आप कितनी विधानसभा में करते हैं। आप भैया 70 विधानसभा से आप वोट लेते हैं, आप कितनी विधानसभा दिल्ली में मानते हैं कि कितनी है, काम आप कितनी में करते हैं। आप इलेक्शन लड़ते हैं कि मैं दिल्ली में ये सुधार करूंगा, ठीक। आप सीएम बन जाते हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसा आपके कार्यकर्ता क्लेम करते हैं, ठीक। लेकिन क्यों मुझे आपका काम देखने के लिए सेंट्रल दिल्ली जाना पड़े, क्यों मुझे आपका काम देखने के लिए पड़पड़गंज जाना पड़े। क्या मुस्तफाबाद विधानसभा दिल्ली का हिस्सा नहीं है? क्यों लुटियंस दिल्ली जाना पड़े? क्यों मैं उस दिल्ली में जाऊं, क्यों मैं उस दिल्ली में जाऊं जिस दिल्ली में आप रहते हैं, क्यों मैं उस दिल्ली में ना देखूं जिस दिल्ली में मैं रहता हूं, ठीक है। दिल्ली दो थोड़ी है, दिल्ली एक राजधानी है क्या? 70 विधानसभाएं और मेरी विधानसभा का नंबर है 69, 69 नंबर मेरी विधानसभा है। उस विधानसभा में आप इलेक्शन लड़ जाते हैं, आपके विधायक रह जाते हैं, आप सीएम रह जाते हैं, और आप चुनाव लड़ते हैं पानी, बिजली, सड़कें। बिजली काफी हद तक पहुंची, पानी कहाँ है सर हमारे हिस्से का। मुझसे कल ही किसी ने बोला कि मैं एक दोस्त के घर पे सो रहा था कि पानी आएगा सुबह 4 बजे, यानी 5 बजे कुछ, तो उसने टाइम बताया कि उठना और पानी चालू कर देना। मैं इतने टाइम आता है पानी? तो मैंने पूछा, नॉर्मल क्वेश्चन था मेरा, इतनी सुबह आता है पानी? कहता हाँ, तुम्हारे यहाँ किस टाइम आता है? मैं भाई अपन इंतजार ही कर रहे हैं अभी किस टाइम आएगा, तो अभी तक तो नहीं पहुंचा है, नहीं अभी तक तो नहीं पहुंचा। साफ सुथरे पानी की दिल्ली में तो कमी है, साफ सुथरे सर हमको गंदा नहीं मिल रहा है। तो दिल्ली में जो लोग इस चीज के लिए शिकायत करते हैं कि साफ पानी नहीं है, साफ पानी नहीं है, बहुत सारी मैं रील देखता हूँ तो मैं हंसता हूँ कि भाई तुम्हारे पास साफ पानी नहीं है, अपने पास पानी नहीं है, पानी नहीं, अपने पास पानी नहीं है, ठीक। और अभी तक भी पानी नहीं है। हाँ, उन इलाकों की प्रॉब्लम है जहाँ मतलब SC ST OBC या मुस्लिम माइनॉरिटीज रह रहे हैं, तो वहाँ ये प्रॉब्लम है, सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो आप, ठीक है, वो जो गंदा पानी आ रहा है, जिन लोगों को शिकायत है कि गंदा पानी आता है, हमारे यहाँ गंदा पानी आता है, डाइवर्ट कर दीजिए मुस्तफाबाद की तरफ, गंदा ही भेज दीजिए, आए तो पानी कम से कम। वहाँ पे एक क्राइम बहुत बढ़ रहा है अपने मुस्तफाबाद में। मैं ये बात कभी खुल दिल्ली के इलाके में बढ़ रहा है, मैं कभी खुल के बात करता नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है, आए दिन मर्डर, आए दिन मर्डर। मतलब मैं इस पे प्रोटेस्ट में आने से पहले मैं इस पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहा था, मैं इस पे स्क्रिप्ट लिख रहा था और सोच रहा था कि किसी यूट्यूबर को दूं और वो इस पे प्रॉपर काम करे। तो इतने ज्यादा मर्डर और स्नैचिंग इतनी ज़्यादा, मेरे खुद के मतलब आप रात में निकल ही नहीं सकते, लड़का नहीं निकल सकता भाई। आप कहते हैं कि लड़कियों के लिए दिल्ली सेफ है, क्लेम कर देते हैं कुछ भी मुंह उठा के, लड़कों के लिए दिल्ली सेफ नहीं है।
बुड्ढों के लिए दिल्ली सेफ नहीं है, छीन के ले जाते हैं। बेचारा आइसक्रीम वाला, मेरी आंखों के सामने का केस अभी कुछ दिन पहले का, आइसक्रीम वाला एक अपनी घर पे वीडियो कॉल पे ऐसे बात कर रहा है, मोबाइल छीन लिया। और ज्यादा टाइम नहीं था, 11:30 रात के बज रहे हैं। 11:30 कोई बहुत ज्यादा टाइम है। आप तो क्लेम करते हैं ना दिल्ली 24 घंटे चलती है, दिल्ली कभी नहीं सोती, दिल्ली दिल्ली ये दिल्ली वो। दिल्ली सर, दिल्ली क्राइम का हब हो रहा है धीरे धीरे। और ये मैं सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आप जाइए छोटे इलाकों में, हाँ देखिए जा करके ग्राउंड पे आए दिन रिपोर्ट्स आती हैं क्या चल रहा है ग्राउंड पे। स्नैचिंग इतनी बढ़ गई है, रेप इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, हत्याएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रही है दिल्ली, कहाँ जा रहा है देश? वहीं जहां आप लेकर के जा रहे हैं, जिनको जिताया। और वो क्यों लेकर के जा रहे हैं? क्योंकि वो आवारा हैं, और उनको आवारागर्दी से रोकने के लिए एक ही सिंगल ऑप्शन है, सड़कों का आबाद होना, प्रोटेस्ट करना। यही है सिंपल। बहुत शुक्रिया दोस्त बात करने के लिए। तो ये काशिफ हैं जो लगातार दिल्ली के जंतर मंतर से एक क्रांतिकारी कविता लिखने और पढ़ने और उसको बोल लेने में मशहूर हुई। आज पूरे देश में लोग इनको सुन रहे हैं, पहचान रहे हैं। तमाम देश के न्यूज़ चैनल और उनके स्टूडियो में इनका स्वागत हो रहा है। तो हमने भी सोचा बात करें, और तमाम वो चेहरे जो जंतर मंतर से उठ कर आए हैं और एक क्रांतिकारी की जो अंदर है, जो एक ताकत थी, जो एक जोश था, उसको लेकर बाहर आए। चाहे इरफान हो, चाहे मोहम्मद जुनैद हो, चाहे काशिफ हो, तो अपने अंदर एक जज्बा है इनके अंदर, और इसके साथ ये जी रहे हैं, शब्दों के ज़रिए अपनी बात रख रहे हैं। हर किसी को चाहिए जब उसके खिलाफ अत्याचार हो, अन्याय हो, वो छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो, तो उसको अपने हक अधिकार की बात करनी ही चाहिए। काशिफ उसी में से एक है। काशिफ कुछ कहना चाह रहे हो? एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि हेलो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर नॉट विद उमर वी आर नॉट फ्रेंड्स। ये बड़ी बात है। तो उमर के लिए भी ये लोग लड़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा रहेगा और काशिफ हंसते खेलते रहेंगे, पुलिस इनका पीछा नहीं करेगी और ज़बरदस्ती सताएगी नहीं। तो हर वो चेहरे ज़रूर हम लाने की कोशिश करेंगे आपके बीच में। आप मुंसिफ टीवी इंडिया देखते रहिए।